नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। अपने यहाँ गांव में एक कहावत है कि अखाड़ा के जो लतमरुआ होते हैं वो भी एक दिन पहलवान बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जिन अफसरों को बहुत बड़े बड़े जिलों के डीएम बनाया गया है, वो छोटे छोटे जिलों में जिनको सरकार अनमने ढंग से भेजती है उनसे बहुत पीछे चल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि छोटे जिलों के जिलाधिकारी इस समय बहुत बड़े काम कर रहे हैं और सरकार की साख को ऊंचा करने वाला काम कर रहे हैं। यूपी में जो महानगरों वाले जिले हैं वो इन दिनों सरकार की उम्मीद पर खरे उतर नहीं पा रहे हैं। जिनको छोटा माना जाता है वहाँ पर जो डीएम और एसपी बनाकर भेजे जाते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि बड़े बड़े जिले के डीएम और एसपी उनसे काफ़ी पीछे हो गए हैं। चाहे मामला जन समस्याओं के निस्तारण का हो, चाहे सीएम के डैशबोर्ड पोर्टल का हो, प्रदेश के छोटे जिलों ने बड़े बड़े महानगरों को पछाड़ दिया है। तो जिनको कमतर आंका गया था वो सरकार की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ हैं और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार से हैं। तो ऐसा कुछ खूबी तो होगी उन अफसरों में कि वो समस्याओं का निस्तारण और जनता के लिए काम करने का जो उनका तरीका है वो महानगरों से थोड़ा डिफरेंट होगा। और यही वजह है कि उनको रैंकिंग मिल रही है और जिन्हें रैंकिंग नहीं मिल रही है वो जुगाड़ से मिले हुए हैं, उनका सिस्टम भारी है, इसीलिए उनका बाल बाका नहीं होता है। लेकिन जब सरकार हर महीने रैंकिंग जारी करती है तो आपके सामने ये बात आना ज़रूरी है कि जो फिसड्डी ज़िले हैं, पिछड़े ज़िले हैं, जहाँ सुविधाएं नहीं हैं, रेस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के डीएम कैसे इतना बड़ा काम कर दे रहे हैं। और जो महानगर हैं, कैबाल टाउन है, राजधानी है, वहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी जिलाधिकारी मुख्यमंत्री के मानकों पर कमज़ोर हैं, फिसड्डी हैं, नीचे हैं। सरकार ने मई महीने की जो रैंकिंग जारी की है प्रदेश के ज़िलों की, उसमें छोटे ज़िले टॉप 5 में हैं। आपको हैरत होगी कि श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा और पिछड़ा जिला है, वहाँ के जिलाधिकारी अजय द्विवेदी नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं। अमेठी के डीएम संजय चौहान उनके जिला नंबर 2 पर है। शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह उनका जिला नंबर 3 पर है। तो ये तीनों अफसरों ने कौन सा ऐसा कारनामा किया जो सरकार के हर प्रोग्राम में वो नंबर 1 पर हैं। घनश्याम मीणा जो हमीरपुर के डीएम हैं, उनका जिला 4थी पोजीशन पर है। और ये चारों जिले जो मैंने आपको बताए हैं, ये पिछले 5 महीने से रैंकिंग में ऊपर नीचे होते हैं। तो ये जो लखनऊ में बैठे लोग हैं, ये बनारस में, आगरा में, मेरठ में, बरेली में, बड़ी बड़ी कमिश्नरियों में, गाज़ियाबाद, नोएडा, यहाँ के डीएम का रैंकिंग में नाम क्यों नहीं आता है? सुविधाएं सब हैं, बड़े ज़िले हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन रैंकिंग में पीछे हैं। तो इसके पीछे क्या है? या तो अफसर आराम तलब हो चुके हैं, उनको सुविधा भोगी भी आप कह सकते हैं, जनता से मिलने में उनको कठिनाई होती है, महानगरों में डीएम बने हैं, उनको लगता है कि नीचे के लोग सब काम कर ही रहे होंगे, ब्लॉक से लेके एसडीएम से लेके सब लगा ही रखा है तहसीलदार तक। और जो छोटे ज़िले में डीएम है, सरकार ने उनको ये समझ के भेजा कि अरे चलो बहुत दबाव है, एक बार इनको कहीं दे देते हैं। अब वो जब वहाँ पर चमत्कार कर रहे हैं, सबसे आगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार को भी इस बात से संतोष होता होगा कि हमने जिसको भेजा वो उम्मीद से ज़्यादा आगे निकल गया। और इतने छोटे ज़िले में जहाँ कोई 75 नहीं है, वहाँ पर वो इतना बड़ा काम कर रहा है, उसका अगला दावा बड़े ज़िले के लिए बनेगा। तो श्रावस्ती एक ऐसा ज़िला है जो पिछले 5 महीने से लगातार टॉप 5 में है। तो
जो 2 महीना 3 महीना से 4 महीना से लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े जिले में भी दे रहा है, सरकार के मानकों की कसौटी पर खरा उतर रहा है, उच्च गुणवत्ता को बनाए हुए है, ऐसे अफसरों को तो इनाम मिलना ही चाहिए। लेकिन हैरत इस बात से होती है कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 जिले हैं, जिसमें स्टेट की कैपिटल लखनऊ भी शामिल है, इन जिलों के जिलाधिकारियों से सरकार क्यों नहीं पूछती भाई तुम्हारा जिला फिसड्डी क्यों जा रहा है? तुम तो बहुत काबिल अफसर हो, इसीलिए बड़ा जिला दिया गया है, आपकी अनुभव को, आपकी क्षमता को देख कर दिया गया है, लेकिन आपकी काबिलियत जमीन पे कहीं नजर नहीं आ रही है। इससे क्या साबित होता है कि आप काबिलियत से नहीं, जुगाड़ से बड़े जिले में पहुंचे हैं। अब वो खबर जो उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के साथ साथ पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा की खबर है, भ्रष्टाचार की खबर है, निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की खबर है। अभिषेक प्रकाश जैसा सेटिंग वाला आदमी, जुगाड़ू आदमी, राज्य सरकार की जांच एजेंसियों को तो धता बता रहा है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर रखा है। वो अपने रसूख का, वो अपने जुगाड़ का चाहे जितना इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करें, लेकिन केंद्रीय एजेंसी खास तौर पे ईडी ने अब उन पर शिकंजा कस दिया है। उनका बचना बहुत कठिन है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अभिषेक प्रकाश के मामले में जो गवाह हैं, जो वादी हैं, विश्वजीत दत्ता, जो ईडी ने सोलर कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाकर बीते 24 मई को उनका बयान दर्ज कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एसआईटी तो चार्जशीट में अभिषेक प्रकाश का नाम लिखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। निकांत जैन से दत्ता कैसे मिले, ये एसआईटी आज तक बता नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में विजिलेंस, पुलिस, एसआईटी, विभागीय 4 जांचें चल रही हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं किसमें क्या हुआ। लेकिन ईडी ने बुलाकर ये बात की कि आखिर निकांत जैन कैसे मिला उनसे। तो ईडी के सामने इस बयान में बात साफ हुई है कि दत्ता निकांत जैन को जानते तक नहीं थे, अभिषेक प्रकाश ने ही उनका नंबर दिया और जिसके बाद वो उनसे मिले। यूपी में जब अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो खूब डंका पीटा गया, एफआईआर हो गई और अब इस पर कार्रवाई होगी, एसआईटी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज तीसरा महीना है, एसआईटी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। कहा जाए तो एक तरह से अभिषेक प्रकाश को उसने किनारे छोड़ दिया, सेफ पैसेज दे दिया। ऐसा माने जाने लगा कि अब सरकार भी अभिषेक प्रकाश को बचाना चाहती है। शुरुआती तेजी के बाद अब जो कार्रवाई थी वो मात्र दिखावटी होकर रह गई है। लेकिन इधर ईडी ने विश्वजीत दत्ता को बुलाकर ये साफ कर दिया कि नहीं, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। ईडी के सामने दत्ता ने बात स्वीकार की कि वो सिर्फ अभिषेक प्रकाश को जानते थे। उनके कहने पर वो उनके बिचौलिए से मिले थे। सोलर कंपनी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दिलाने के लिए बिचौलिए ने वसूली की बात रखी और उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपया वसूला गया। उसके बावजूद भी उनकी जो अनुमति थी संस्था के लिए, वो अभिषेक प्रकाश ने क्वेरी लगाकर दोबारा वापस भेज दी। तुम्हारे गुनाहों के निशान इतने ज़्यादा हैं, भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां हैं कि अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बदनुमा दाग बन चुके हैं। उनको कोई छूना नहीं चाहता है, लेकिन अंदर खाने रिश्तों की दुहाई देकर लोगों के घर रात में पहुंचकर अभिषेक प्रकाश अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। कुछ कार्यक्रमों में भी पिछले दिनों वो देखे गए थे जिसकी तस्वीरें सार्वजनिक हुई थी। तभी इस बात की शंका पैदा हो गई कि राज्य सरकार की एजेंसियों ने अभिषेक प्रकाश पर हाथ ढीला कर दिया है। और कहीं ये ढिलाई इस बात का संकेत तो नहीं है कि सरकार में अब वो गर्माहट नहीं रही जो पहले दिन मुकदमा लिखवाने में थी। कुछ मैनेजमेंट हो गया, लेकिन अब ईडी ने विश्वजीत दत्ता का बयान रिकॉर्ड करके कागज पे लाके ये तय कर दिया है कि तुम चाहे जितना बचने की कोशिश करो, यूपी से बच जाओगे लेकिन सेंटर से नहीं बच पाओगे।
अब बात एक ऐसी खबर की जिसको पाने के लिए एक जमाने में ब्यूरोक्रेसी के सीनियर आईएएस अफसर बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ फैलाते थे, जिसको बहुत प्रभावशाली और जलवेदार पद माना जाता था। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन आयुक्त के पद की, एपीसी पद की, जिसका जलवा था। लेकिन अब इन दिनों ये देखने में आया है कि जिस पद पर न पावर हो, न ताकत हो और ना ही दूसरा सिस्टम हो, वहाँ जाने में अधिकारी अब रुचि नहीं रखते। जो पद मुख्य सचिव के बाद दूसरे नंबर का पद हुआ करता था, उस पर कोई लेने को तैयार नहीं है। अगर कहा जाता है कि एपीसी बन जाओ, तो कहते हैं नहीं, अभी हमें इसी में ठीक है। तो सोचिए कि ऐसा क्या है कि एपीसी के पद से सीनियर आईएएस अफसरों का मोह भंग हो रहा है। सरकार में ये पद एक सीढ़ी के तौर पर भी माना जाता है कि जो एपीसी बनता है वो आगे चल के चीफ सेक्रेटरी बन जाता है। ये परंपरा रही भी है। आज जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज सिंह, वो भी पहले एपीसी ही थे, इसके पहले वाले भी एपीसी ही थे, तब चीफ बने। लेकिन अब ये पद खाली सेरेमोनियल टाइप का बन गया है। पद बहुत बड़ा है, 19 विभागों का मुखिया कहा जाता है एपीसी को, लेकिन कोई अधिकारी अब इस पद पर जाना नहीं चाहता है। बुला बुला के पूछा जा रहा है, भैया एपीसी बनोगे? तो कहा नहीं, अभी एपीसी नहीं, हमें आईआईडीसी बना दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री के लोग हैं, पावर है, पैसा है और सम्मान है, पूछ बहुत ज़्यादा है। एपीसी तो घास फूस वाला महकमा है, खेती किसानी वाले सारे विभाग हैं, मछली पालन, कृषि विभाग, उद्यान, रेशम, यही सब का वो मुखिया होता है। हालांकि यूपी की अर्थव्यवस्था में इस सब का बड़ा योगदान है, लेकिन जो मज़ा इंडस्ट्री में आता है वो खेती बाड़ी में कहाँ आएगा। बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, बड़े बड़े तोहफे, लग्जरी व्यवस्था, 5 स्टार सुविधाएं। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी जब पिछले दिनों 31 मई को मोनिका अगर रिटायर हुई तो करीब 20-22 दिन ये पद खाली रहा, किसी की तैनाती नहीं हुई। यूपी जैसे विशाल राज्य में इतना बड़ा पद खाली रहे, ये अपने आप में हैरत पैदा करता है। मोनिका गर्ग 1989 बैच की थी, वो रिटायर हो गई। 89 बैच में 2 आईएएस अफसर हैं यहाँ पर, उनमें से कोई एक एपीसी बन सकता था, लेकिन वो नहीं बने। एक है राजस्व परिषद में चेयरमैन हैं, दूसरे एसपी गोयल हैं जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं। इन दोनों में से किसी ने एपीसी पद पर आने की रुचि नहीं दिखाई। फिर जब 89 बैच नहीं आया तो हुआ चलो 90 बैच पे आओ। 90 बैच में 2 अधिकारी बचे हैं, एक बचे हैं हिमांशु कुमार और दूसरे बचे हैं दीपक कुमार। हिमांशु कुमार के बारे में ये चर्चा है कि वो जिस पद पर रहते हैं वो सन्नाटा खींचे रहते हैं। वहाँ वो फाइल की गति इतनी सुस्त हो जाती है कि काम एकदम डिरेल हो जाता है। तो उनको देने से अच्छा था कि एपीसी के पद खाली रखा जाए। फिर दीपक कुमार से कहा गया भाई कि आप बन जाओ एपीसी, तो उन्होंने कहा कि भाई एपीसी की जगह अगर आईआईडीसी का पद मिला है तो मैं ज़रूर उस पर आ जाऊंगा। अब आईआईडीसी तो इंडस्ट्री का पद है। तो ये मामला इसीलिए 20 दिनों तक लटका रहा 4 अफसरों के बीच में कि किसको एपीसी बनाया जाए। फिर आखिरकार दीपक कुमार को 20-22 दिन बाद उत्तर प्रदेश के एपीसी का चार्ज दिया गया। अब वो ओवरलोडेड पहले से हैं, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त के 3 विभागों के अपर मुख्य सचिव हैं और 19 विभागों का उनको मुखिया बना दिया गया। हाई लेवल पर वार्तालाप काफ़ी लंबा चला। चर्चा ये भी आई इसी बीच जानकारी कि एसपी गोयल जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं वो भी एपीसी बनाए जा सकते थे, लेकिन वो उनकी भी रुचि एपीसी के बजाय आईआईडीसी बनने में है। उनकी नौकरी अभी लंबी है, तो वो घास फूस वाले महकमे में फंसने से अच्छा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी बने रहें। जब कभी मौका आएगा आगे तो देखा जाएगा, बदलेंगे। तो ये एपीसी पद को लेकर पिछले दिनों उठापटक चली है। अब ये बात साफ हो गई कि एपीसी से ज़्यादा लोगों को आईआईडीसी बनना यानी औद्योगिक विकास आयुक्त बनने में रुचि है। तीसरी बात, आईआईडीसी और चीफ सेक्रेटरी समय दोनों एक ही आदमी है, मनोज कुमार सिंह।
वो अभी जुलाई तक उनकी नौकरी है। मनोज कुमार सिंह जब हटेंगे तभी वो पद किसी के पास जा सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी में कब किसकी लॉटरी निकलेगी और कब किसका डिब्बा बंद हो जाएगा, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सब उस पर निर्भर करता है सेंटर पर। ये तो पावर सेंटर है, असली पावर सेंटर दिल्ली वाला है। अगर मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिलता है तो पीछे वाले अफसरों का इंतजार बढ़ेगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि मनोज कुमार सिंह खुद भी इस पद पर आने के लिए 2.5 साल तक इंतजार करते रहे। दुर्गा शंकर मिश्रा को सरकार ने 3 बार सेवा विस्तार दिया था, उसमें बहुत सारे अफसरों का हक मारा गया था, कई सारे बैच रिटायर होकर चले गए। तो मनोज कुमार सिंह को 2.5 साल के बजाय अगर 6 महीना मिल जाए तो वो भी अपने आप को धन्य समझेंगे कि सरकार की इतनी लंबी सेवा करने के बाद चलो कुछ तो आखिरी वक्त में हमको इनाम मिला। तो आप देखिए कि किस पद का कितना इंपॉर्टेंस है और सीनियर लेवल पर कितना गुणा भाग अफसर करते हैं कि अगर यहाँ चले गए तो फंस जाएंगे, यहाँ चले गए तो आगे ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश में 1991 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा नए डीजीपी बनाए गए हैं। सब लोग जान चुके हैं, बात पुरानी है। उनके नाम का ऐलान 31 मई की रात को लगभग 8 बजे हुआ। वो कार्यवाहक डीजीपी जो थे प्रशांत कुमार, वैसे तो वो 6 बजे उनको रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक न चार्ज छोड़ा न आस छोड़ी। अब डीजीपी के जाने और नई डीजीपी बनने के पीछे कुछ कहानी है, इसीलिए मैं इस खबर को लेकर आपके पास आया हूं। चर्चा यह है कि प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार के लिए सरकार ने पूरा मन बनाया था, पूरी कोशिश की थी, इसीलिए ना तो उनकी विदाई परेड हो पाई और ना ही उनका वो जो समारोह होता है मुख्यालय में डीजीपी, वहाँ पर वो गए, ना वो लंच में शामिल हुए। लेकिन जब 31 मई को 7 बज गया और कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो फिर राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने का निर्णय हुआ। लेकिन कई नाटकीय घटनाक्रम हुए। सरकार लगातार असमंजस में रही, वेट करती रही। सूत्र बताते हैं कि योगी सरकार पूरी कोशिश में थी कि किसी तरह से प्रशांत कुमार को एक मौका दिया जाए। जब केंद्र से बहुत ज़्यादा संकेत नहीं मिल रहे थे, तब उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने ये चर्चा चलाई कि सरकार अपने स्तर से ही सेवा विस्तार दे सकती है कि नहीं, इस पर भी मंथन कर लिया जाए। फिर इसके लिए फिर कार्मिक को, न्याय को, वित्त को बुलाया गया, परामर्श किया गया, फिर किताब निकाली गई। साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार अखिल भारतीय सेवा के किसी अफसर को दे नहीं सकती, डीजीपी जैसे पद पर तो कतई नहीं दे सकती। तो ये कि अफवाह उड़ी थी और फिर वो अफवाह सच साबित हुई नहीं तो बात खत्म हो गई। लेकिन जब सरकार को लग गया कि अब प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा, तो ये चर्चा हुई कि किसको नया डीजीपी चार्ज दिया जाए। कार्यवाहक तौर पर फिर तिलोत्तमा वर्मा का नाम आया और दीपेश जुनेजा का नाम आया कि इनको अगर इनमें से किसी को बना दिया जाए। सरकार ने ये मंथन किया कि अब राजीव कृष्णा को ही चार्ज दे दिया जाए। और इस बातचीत में, मंथन में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद का बहुत अहम रोल रहा। राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने के पक्ष में सबसे मजबूत आधार ये भी रहा कि वो दिसंबर के बाद जब पैनल भेजा जाएगा तो अस्थायी तौर पर केंद्र से उनके नाम की मंजूरी मिल जाएगी और वो कई सालों बाद यूपी को अस्थायी डीजीपी मिल सकता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया और सरकार ने फिर ये बात मान भी लिया कि अब राजीव कृष्णा ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कराएंगे। अभी जब दिसंबर का महीना बीत जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे सीनियर अफसरों में हो जाएंगे, क्योंकि उनसे सीनियर जो लोग हैं उनकी नौकरी 6 महीने से कम बचेगी। तो सरकार उस समय पैनल भेजेगी और उस समय राजीव कृष्णा के नाम पर मुहर लग जाएगी, तो एक अस्थायी डीजीपी वाला मामला फिट हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि बड़े दुखी मन से प्रशांत कुमार को डीजीपी की कुर्सी से विदा करना पड़ा।
तमाम कोशिशें हुई, आधी रात तक हुई। वैसे तो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो दोपहर के बाद रिटायर माने जाते हैं, लेकिन प्रशांत कुमार 8 बजे रात में रिटायर हुए और उससे पहले वो कोई सुख नहीं ले पाए जैसे डीजीपी के विदाई परेड उरेड का होता था। ले लेते, एक्सटेंशन आता दोबारा ज्वाइन कर लेते, नहीं आता तो घर चले जाते, लेकिन अब असमंजस की स्थिति रही। तो ये डीजीपी को जाने का और नए डीजीपी के बनाने के पीछे 3-4 छोटी छोटी कहानियां चली जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। तो आज के पावर सेंटर में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि अफसर आते हैं जाते हैं, लेकिन सबका एक कैरेक्टर होता है, हर व्यक्ति अपनी एक छाप छोड़ के जाता है। तो फिलहाल जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जवाबदेही सिर्फ सरकार के लिए नहीं, इस प्रदेश के जनमानस के लिए है। उनकी पारदर्शिता, उनकी कार्यशैली लोगों को ये एहसास कराए कि वो जो कर रहे हैं वो अंतिम आदमी की भलाई के लिए कर रहे हैं, इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, समझौते करते हैं, अपना वक्त काटते हैं, मलाई काटते हैं और चले जाते हैं। आज मुनव्वर राना साहब के इस शेर से आप इस बात का अंदाज़ा लगाइएगा कि खुददारी क्या चीज़ होती है और साहित्यकार और शायर किस खुददारी के साथ, किन मानकों के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते आए हैं। सुनिएगा कि अगर दौलत से ही सबकत का अंदाज़ा लगाते हैं तो फिर ऐ मुफलिसी हम दांव पर कासा लगाते हैं। और उन्हीं को सर बुलंदी भी अता होती है दुनिया में जो अपने सर के नीचे हाथ का तकिया लगाते हैं। और गज़ल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, हम आज भी अपने नाम के आगे राना लगाते हैं। नमस्कार।